हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। मतलब कि जैसे कोई भी प्लेस है, चाहे आप अपने फैमिली के साथ बैठे हो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में हो, या किसी वर्क प्लेस पे हो, जॉब प्लेस पे हो। कहने का मतलब है कि आप जब कहीं पे भी किसी भी पर्सन के साथ में बातचीत करते हो, तो उस दौरान जो आप वर्ड को स्पीक करते हो, बोलते हो, तो आपकी जो स्किल है या आपकी जो नॉलेज है, उन सब में कौन कौन से पॉइंट है जो कि इंक्लूड होने चाहिए। तो इन्हीं सारे टॉपिक को, पॉइंट को जब हम कवर करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड होंगे, तो यही जो हमारा टॉपिक है ये कहलाती है स्पीकिंग स्किल। तो इस लेसन के थ्रू इन सारे पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया गया। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि जब आप किसी भी पर्सन के साथ में स्पीक करते हो, बातचीत करते हो, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है या कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू आप बातचीत करते हो। तो सबसे पहले क्या है कि देखो, ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम ओरली मतलब कि बोल कर, स्पीक कर, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये कहलाती है हमारी ओरल कम्युनिकेशन। तो कौन कौन से पॉइंट है जिसके थ्रू हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले फेस टू फेस कन्वर्जेशन, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी पर्सन के साथ में आमने सामने बातचीत करते हो। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जिसमें हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। मीटिंग्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गए, ये सारे हमारे वर्क प्लेस से या हमारे जो एक प्रोफेशनल फील्ड से इनसे रिलेटेड होते हैं। तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद है डिक्टेशन, प्रेजेंटेशन, जिसको हम मेनली अपने वर्क प्लेस पे या कॉलेजेस में या आप जो हमारा जॉब प्लेस है वहाँ पर इसको आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें हम अपने वर्क को या जो भी हम अपने काम को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर हम उसको ग्राफ्स के थ्रू, पिक्चर के थ्रू जब हम इसको शो करते हैं, डिफाइन करते हैं चीज़ों को, तो वो हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेके काफ़ी सारे जो पर्सन है वो एक साथ किसी मुद्दे पर, किसी बात पर आपस में डिस्कस करते हैं। इंटरव्यू हो गया, जो कि हमारे वर्क प्लेस से रिलेटेड है, जहाँ पर हम इंटरव्यू के थ्रू अपने आप को एक किसी भी पर्सन के सामने प्रेजेंट करते हैं कि हमारी जो एक व्यक्तित्व है या हमारा जो करेक्टर है, हमने कहाँ कहाँ से अचीवमेंट ली है, ये सारी चीज़ें हम इंटरव्यू के दौरान आपस में डिस्कस करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, जिसमें हम वीडियो कॉल के थ्रू आपस में बातचीत करते हैं, चाहे वो हमारे नॉर्मल हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे हमारे वो वर्क प्लेस से प्रोफेशनली फील्ड से हो। उसके बाद है चिट चैट, जिसमें हम मैसेज का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि हमारे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम आपस में बातचीत करते हैं। तो ये तो बेसिक सा पॉइंट था जो कि हमारे स्पीकिंग स्किल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जिसके थ्रू हम इन सभी पॉइंट का यूज़ करके आपस में बातचीत करते हैं। तो यहाँ तक आपको बेसिक पॉइंट पता चल गया होगा कि स्पीकिंग स्किल है क्या। स्पीकिंग स्किल्स का मतलब है कि जब आप इनमें से किसी भी फॉर्म का यूज़ करके, किसी भी मीडियम का यूज़ करके आपस में बातचीत करते हो, किसी भी तरीके से, चाहे आप इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, कोई भी आइडियाज़ हो गया, फीलिंग हो गई, या कोई भी चीज़ है, जब आप इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हो, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, स्पीक करते हो। तो स्पीक में ही जो एक स्किल होनी चाहिए, मतलब एक जो कौशल है जो कि हर एक व्यक्ति के पास में होनी चाहिए, यही हमारे स्पीकिंग स्किल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये जो लेसन है, ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि ये आपके सिलेबस को तो कवर करेगा ही, साथ ही जो आपकी एक पर्सनल रिक्वायरमेंट है, या आपका जो एक पर्सनली आपके बिहेवियर में या आपके स्किल में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको इन्हेंस करेगा, तो ये जो टॉपिक है आपको काफ़ी सारे नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देन उसके बाद है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि इस लेसन के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू आप किन किन चीज़ों के बारे में समझने वाले हो, कौन से ऐसे स्किल्स है जिसके थ्रू आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करोगे। तो सबसे पहले बताया गया ओरल कम्युनिकेशन, इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को पढ़ेंगे। हमारे डायलॉग्स हो गए, मोनोलॉग्स हो गए, या हम ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरव्यू को कैसे फेस करना चाहिए, पब्लिक स्पीच किस तरीके से देना चाहिए, प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना चाहिए, ये सारे पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताया गया फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब आप ओरली किसी से बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो उसमें कौन कौन से ऐसे गुण हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर है जो कि हमारे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप इसको अपने लाइफ से रिलेट करके चलना, या आप अपने उसको इस तरीके से रिलेट करना कि आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपके बेसिक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो पॉइंट को इस तरह से मत समझना कि आपके सिलेबस में किस तरीके से लाइन को गिवन किया गया है। आप इस तरीके से समझना कि आपको किस तरीके से ये इस तरीके का नॉलेज प्रोवाइड करे जो कि इन फ्यूचर तक आपके
लिए सही तरीके से उन चीज़ों के बारे में पता भी रहे, साथ ही आप उसको अपने पर्सनली लाइफ में उसको अडॉप्ट भी करें, उसको एक तरीके से सम्मिलित भी करें। तो सबसे पहले है कि ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम जो बोल रहे हैं उससे पहले हम सोच लेते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमें सोच के बोलना चाहिए। इस लाइन का मतलब क्यों है? क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू आप ये जान सकते हो कि हमें कौन सी लाइन को बोलनी चाहिए, कौन से ऐसे वर्ड है जो कि हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। तो ओरल कम्युनिकेशन का ये बेनिफिट है जिसके थ्रू आप बोलने से पहले चीज़ों को सोच सकते हो, समझ सकते हो। देन उसके बाद है कि ओरल कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है, डायनेमिक होता है। इसके अंदर जो हमारा फीडबैक है वो इंस्टेंटली हमें मिल जाती है। इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो मैंने आपसे कोई चीज़ बताई है, जैसे मैं क्लासेस के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो मान लो आपको भी मुझसे कुछ बात कहनी है या कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो आप क्या करोगे? तुरंत कमेंट कर लोगे। तो ये क्या है? इससे हमें फीडबैक जो है जल्दी मिल जाता है। ये तो चलो क्लासेस की बात हो गई। अगर आप फेस टू फेस बात करोगे तो आप कोई लाइन बोल रहे हो, कोई वर्ड्स बोल रहे हो, तो सामने वाला पर्सन आपकी बातों को सुनकर तुरंत रिप्लाई करेगा। तो ये क्या है? हमारे फीडबैक को इंस्टेंटली हमें प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है इसमें लॉट्स ऑफ फिलर हो गए, मतलब कि कई ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे हो गया, अरे हो गया, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को या जिस तरीके से हम वर्ड को बोलना चाहते हैं उस तरीके से सेंटेंस को प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्या है? एक तरीके से शॉर्टकट हो जाता है या एक चीज़ों को उसको डिफाइन करने का एक जो मतलब बन जाता है, जो कि काफ़ी स्मॉल साइज़ में रहते हैं। काफ़ी छोटा सा शब्द भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद है कि ओरल कम्युनिकेशन में जब दो पर्सन आपस में बातचीत करते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि हम सामने वाले पर्सन के एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, उसकी इकोनॉमिक हो गया, उसकी क्लास हो गई, जेंडर के थ्रू या उसके रिगार्डिंग ही हम बात कर सके। मतलब कि जैसे कि मान लो हम सामने वाले पर्सन से बातचीत करते हैं जिसको इंग्लिश में, मान लो कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं लेकिन सामने वाले पर्सन को नहीं समझ आता है या उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, तो हम तुरंत हिंदी में बात कर लेंगे। मान लो कोई ऐसे जगह है जहाँ पर लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे उसे हिंदी में बोल रहे हैं और हमें पता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो हिंदी को नहीं समझ पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको यूज़ करेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट मिला, हमें ये पता चल गया कि सामने वाले पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है या वो किन तरीके से बातों को समझ सकता है। तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हम ये तुरंत से जान सकते हैं कि सामने वाले पर्सन के लिए किस तरीके से बोलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग किस तरीके से जो हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाहते हैं वो किस तरीके से सही तरीके से काफ़ी ईजिली तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ही बेनिफिट मिल पाते हैं। क्योंकि मान लो आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो या किसी और फॉर्म का यूज़ कर रहे हो, मीडियम का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है हमने लेटर को लिख के भेज दिया, अब हमें नहीं पता हमने जिस लैंग्वेज में भेजा सामने वाले पर्सन को उस नॉलेज की, उस लैंग्वेज की नॉलेज है या नहीं है, हमने जस्ट उसको शेयर कर दिया। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में हमें तुरंत पता चल जाता है, हम उसी के अकॉर्डिंग बातचीत को जारी रखते हैं। देन उसके बाद है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है इसमें जो एक हमारा सेंस रहता है या किस तरीके से कैजुअली जो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए हम उसको उसी मोड में लेके चलते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो कहीं पे हम मिल रहे हैं आपस में या हमें किस तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को सही तरीके से मेंटेन रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हमें ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ही मिलने को हमें मिलते हैं। उसके बाद है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है इससे आप अपने लिसनर के सामने अपने आप को इफेक्टिव शो कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर आपको कोई भी ग्रामेटिकल रूल्स को या आप जब स्पीक कर रहे हो तो आपको क्या है अपने ग्रामेटिकल वेज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इन पे ध्यान नहीं देना पड़ता है। क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से कंफर्टेबल है हमारे बातचीत को लेकर, तो हम क्या करेंगे उसी के अनुसार बातचीत को जारी रखेंगे। तो इससे क्या है हम अपने कम्युनिकेशन को, अपने व्यक्तित्व को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। देन उसके बाद है कि ओरल कम्युनिकेशन में कुछ नॉन वर्बल क्यूज़ भी होते हैं, मतलब कुछ नॉन वर्बल जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि नॉन वर्बल में हमारे एक्सप्रेशन हो गए या जब हम अपने फेस के थ्रू कोई भी एक्सप्रेशन देके हाथों को हिलाकर जब हम कोई भी चीज़ बता देते हैं या शो कर देते हैं तो ये हमारे नॉन वर्बल के अंदर आ जाते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन का ये बेनिफिट हो जाता है कि हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे टोन हो गए, हमारे पिच हो गए, या हम अपने वॉल्यूम को अप डाउन करते हैं, पोस्चर किस तरीके से बनाते हैं, एक्सप्रेशन किस तरीके से शो करते हैं, हमारा गेस्चर क्या है, ये सारे जो हमारे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देन उसके बाद है
कि ओरल कम्युनिकेशन का एक ग्रेट एडवांटेजेस ये होता है कि इसके अंदर हम बिल्कुल सामने वाले पर्सन के रिक्वायरमेंट के थ्रू ही या उसके रिगार्डिंग ही हम बातचीत को जारी रखते हैं। मतलब कि अगर मान लो सामने वाले पर्सन को कोई भी डाउट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको तुरंत ही हम उसको सॉल्व कर देते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं। तो ये क्या है, एक ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ही मिलने वाला एक बेनिफिट है। देन उसके बाद है कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जैसे कि मान लो आप बातचीत को जारी रखते हो, आपको पता है कि कहीं पर हमें जहाँ पे चुप रहना चाहिए या जहाँ पर जो बात हमें नहीं बोलना चाहिए हम वहाँ पर तुरंत स्टॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बेनिफिट मिल जाता है ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर कुछ और भी बेनिफिट है कि इसके थ्रू हम सामने वाले पर्सन के साथ में एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। मतलब कि अपने सामने वाले पर्सन के साथ में जो हमारा एक बिहेवियर है, एक जो रिलेशनशिप है, उसको हम सही तरीके से स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो वो बेस्ट फ्रेंड क्यों बना है, क्योंकि आप एक दूसरे की बात को सही तरीके से समझते हो, एक दूसरे की फीलिंग को सही तरीके से समझते हो, कोई प्रॉब्लम है तो उसको मिल के सॉल्व करते हो। तो आपने क्या किया, बातचीत के द्वारा ही तो वो आपका फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बना है। तो ये क्या है, आपके कम्युनिकेशन को उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपके साथ में जो रिलेशनशिप बना हुआ है दोनों का, उसने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद है कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ये भी हो जाता है कि कुछ वर्ड है जहाँ पे हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मॉडर्न इंग्लिश में, या हम बोल सकते हैं जो एक आजकल जो यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम want to के जगह पे wanna यूज़ करते हैं, do not के जगह पे don't यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो हमारे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करने वाले काफ़ी सारे अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को या हम अपने आप को एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना देते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट थे जिसको हमने क्लियर कर लिया है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ओरल कम्युनिकेशन के कौन कौन से फीचर्स हैं। देन उसके बाद है कि ओरल कम्युनिकेशन के कौन कौन से स्ट्रेंथ है, कौन कौन से वीकनेस हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रेंथ को डिस्कस करने वाले हैं कि ओरल कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा फास्टर है। इसमें जो फीडबैक है वो हमें तुरंत ही मिल जाती है, क्योंकि हम जिस तरीके से बातचीत करते हैं सामने वाला पर्सन हमें तुरंत ही रिप्लाई कर देता है। तो इसमें क्या है, जो फीडबैक है वो इंस्टेंटली हमें मिल जाती है। इसमें हम चीज़ों को सही तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर सामने वाला पर्सन किसी डाउट में आ जाता है उसको तुरंत ही हम क्लियर कर सकते हैं। इसमें हम वर्बल के साथ ही नॉन वर्बल कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, या एक तरीके से चीज़ों को जो डिनोट करना चाहते हैं उसको सही तरीके से डिनोट कर देता है, शो कर देता है। इसके अंदर हम डिफरेंट अप्रोचेस को इंक्लूड करते हैं, उसको यूज़ करते हैं इकोनॉमिकली। और देखा जाए तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा टाइम है वो कम ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसका मतलब ये है कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को प्रोवाइड कर सकते हैं, कि कम टाइम में ही आप सामने वाले पर्सन को काफ़ी सारी चीज़ें जो है बता सकते हो, जो कि रिटर्न कम्युनिकेशन में या किसी दूसरे मेथड के अंदर इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं होता है। तो ये ओरल कम्युनिकेशन का एक स्ट्रेंथ है। उसके बाद है कि ये आपके सामने वाले पर्सन के साथ में जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहता है उसको बिल्डअप करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारे स्ट्रेंथ। अब जो है उसके बाद वीकनेस। अब किसी चीज़ का बेनिफिट है तो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट भी है जो कि उसकी कमजोरियों को, उसके वीकनेस को बताते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि इसके अंदर कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिकल एंड देयरफॉर डज नॉट हैव लीगल वैलिडिटी, कि इसके अंदर जो आप बोल रहे हो उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। मतलब कि आप देखते हो कि कई बार जो पर्सन होते हैं वो कुछ बातों को बोल देते हैं और जब बाद में डिस्कस करते हैं तो वो मना कर देते कि मैंने ऐसा नहीं बोला था या हमने इस चीज़ को बोला ही नहीं था। तो ये क्या है, हमारे जो बातचीत है उसकी लीगल वैलिडिटी को नहीं बताता है कि हमने जो चीज़ बोला है वो ज़रूरी नहीं कि उसकी एक लीगली वैलिडिटी रहे। जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन में आप देखोगे अगर आपने सामने वाले पर्सन को कुछ बताया है तो आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि आपने यही चीज़ बोला था। तो ये क्या है, हमारे लीगल वैलिडिटी को एक तरीके से वीक कर देता है। उसके बाद है कि इसमें क्या है, जो हमारे एक फॉर्मुलेशन जो आइडिया होता है उसके लिए लिमिटेड टाइम मिल जाता है। मतलब सामने वाले पर्सन को आप कुछ बताते हो तो वो उन बातों को समझ पाता है कि नहीं पाता है वो हमें क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा टाइम है वो कम हो जाता है। जबकि मान लो रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू आपने किसी को कुछ बात बताया है तो उसके पास स्पेसिफिक टाइम है, सही टाइम है, वो चीज़ों को सोच समझ के देन आपके बाद रिप्लाई करेगा। बट ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं हो पाता है। अगर सामने वाले पर्सन को नहीं समझ आया और वो उस चीज़ को क्लियर भी नहीं करता है, नहीं पूछता है, तो वो जो चीज़ है वहीं पर दबी रह जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज़ रहता है इसकी लिमिटेड टाइम हो जाता है। उसके बाद है ये जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है ये सक्सेस करता है या डिपेंड करता है कि हमारा जो लिसनर है या जिसके सामने हम अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा अटेंटिव है चीज़ों को लेके, या चीज़ों को कितनी स्पीडली, कितने सही तरीके से डिकोड करता है।
कहने का मतलब है कि मान लो मैं अपने तरफ से आपको सही तरीके से समझा रही हूँ, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को किस तरीके से ले रहे हो या किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो। जिस तरीके से या जिस वे में मैं आपको चीज़ों को समझाना चाहती हूँ, क्या आप उसी तरह से या उसी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप उस सही तरीके से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये जो ओरल कम्युनिकेशन है ये हमारे लिसनर पर और उसके जो एक्टिवनेस है उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। इसके अंदर है वन कैन गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। का कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने टॉपिक से ही डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ बता रहे हैं और बोलते बोलते हम किसी और ही टॉपिक पे चले जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन टॉपिक है, उससे हमें डाइवर्ट कर देता है, मतलब कि उससे हटा देता है। देन उसके बाद है वन नीड्स टू हैव गुड मेमोरी फॉर रिटेंशन ऑफ मैसेज, कि मैसेज को रिटेंशन करने के लिए या ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको याद रखने के लिए यहाँ पर आवश्यकता हो जाता है। क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम अगर कोई बात भूल भी जाते हैं तो रिटन में हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, हम जब चाहे उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता, कई बार हम बातों को भूल जाते हैं कि सामने वाले पर्सन ने क्या बताया था हमें। तो ये कुछ वीकनेस है जो कि ओरल कम्युनिकेशन के बताए गए हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ आ गया होगा। देन हम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोनोलॉगी एंड डायलॉग। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं किसी भी पर्सन के साथ में, तो सामने वाले पर्सन की कैसी कंडीशन है, वो हमारी बातों को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो ये जो दोनों कंडीशन आते हैं जहाँ पे एक जो सामने वाला पर्सन है वो सुन भी रहा है और जो सेकंड है जिसमें नहीं भी सुन रहा है, तो ये दोनों पॉइंट इसके अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसके अंदर कौन से जो पॉइंट है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले है मोनोलॉग। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि जब आप किसी के साथ में ओरल कम्युनिकेशन करते हो, तो जब हम अकेले वहाँ पे स्टैंड करके जब चीज़ों को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सामने वाले पर्सन तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है जो कि हमारी बात को सुनेगा वो उस एट ए टाइम पे प्रेजेंट नहीं रहता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे कि अभी की बात कर लो, मैं आपको समझा रही हूँ चीज़ों को, तो जब मैं चीज़ों को समझा रही हूँ आप मेरे सामने नहीं हो, आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते वहाँ पर। लेकिन जैसे मैंने चीज़ को पब्लिश कर दिया, आप तक पहुँचा दिया, आप चीज़ों को पढ़ के समझ के बाद में उसके बारे में रिस्पॉन्स दे सकते हो। लेकिन जिस टाइम पर मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम पर आप चीज़ों को नहीं बता सकते हो। तो ये क्या है, हमारे मोनोलॉग के एग्जाम्पल है। तो इसको ग्रीक वर्ड के स्पीकिंग अलोन से लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे स्पीकिंग अलोन से ही समझ सकते हो कि जब जो स्पीकर है जब अकेला ही स्पीक करता है तो वो जो कंडीशन है, वो जो सिचुएशन है, यही हमारे मोनोलॉग के अंदर इंक्लूड किया जाता है या इसके अंदर चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। देन उसके बाद बताया गया कि जो मोनोलॉग है इसके अंदर एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं जिसके थ्रू चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो एक क्लासेस है जहाँ पर एक टीचर आता है, अपने लेक्चर को देता है, जो भी वो समझाना चाहता है सामने वाले पर्सन को समझाता रहता है। मान लो उसके सामने काफ़ी सारे स्टूडेंट भी है, वो चीज़ों को समझा रहे हैं, जो टीचर है वो क्लासेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा है या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यहाँ पे कोई आपस में जो एक कनेक्शन, जो बातचीत का रहता है वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो एक सिंगल पर्सन है, जो एक टीचर है, वो अकेला ही बोल रहा है। तो ये हमारे एग्जाम्पल है मोनोलॉग के। इसके विपरीत अगर हम डायलॉग की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो सामने वाला पर्सन है वो रिस्पॉन्स भी करता है साथ साथ। तो आई होप आपको आइडिया तो लग ही रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। उसको और सही तरीके से डिस्कस कर लें तो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो मोनोलॉग के अंदर स्पेशली इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जब ऐसा समय आता है, ऐसी कंडीशन आती है, सिचुएशन आती है जहाँ पर जो बोलने वाला पर्सन है वो अकेला रहता है, उसको सुनने वाला रहते तो है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। और ऐसा भी टाइम आता है जहाँ पर जो स्पीकर है वो अकेला रहता है, उसके सुनने वाला भी कोई नहीं रहता है। तो ये जो टाइम है ये हमारे मोनोलॉग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसको थोड़ा सा बोरिंग कॉन्वर्जेशन मानते हैं क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है कोई भी रिस्पॉन्स करने वाला नहीं रहता है, बट फिर भी हमारी लाइफ में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जहाँ पर एक जो पर्सन है वो बोलता है, चीज़ों को समझाता है, बट जो सामने जो पर्सन जो प्रेजेंट रहता है वो उस टाइम पे नहीं रहते हैं। तो इसमें क्या है, ये बताया गया कि सिंगल पर्सन, मान लो कोई अकेला पर्सन कभी भी अगर चीज़ों को बता रहा है, टॉकिंग कर रहा है, तो वहाँ पर जब सामने कोई भी उसके सामने उपस्थित नहीं है तो यही हमारे मोनोलॉग के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद बात कर लेते हैं डायलॉग की। डायलॉग का मतलब है कि जब कोई जो स्पीकर है वो बातचीत के द्वारा अपनी बातों को, अपनी इन्फॉर्मेशन को सामने वाले पर्सन तक प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो सामने वाला जो पर्सन है वो साथ साथ रिस्पॉन्स भी करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, फीडबैक भी करते हैं। तो ये जो टाइम है जहाँ पर दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में कोई भी चीज़ को डिस्कस भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये जो टाइम है ये हमारे डायलॉग के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो
क्लासरूम में एक टीचर आते हैं और वो चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं। जैसे उन्होंने चीज़ों को समझा दिया क्लासेस के थ्रू, उन्होंने सभी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया, देन उसके बाद जो स्टूडेंट है वो रिस्पॉन्स करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं या कोई भी डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है डायलॉग का। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है। तो यही हमारे डायलॉग और हमारे जो मोनोलॉग है इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि हमारे लाइफ में हमेशा डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली जब हम एज अ स्टूडेंट रहते हैं या स्टूडेंट के तौर पर कहीं पे रहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमें काफ़ी सारी देखने को मिलती है। देन उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप नाम से ही पता चल जाएगा, ग्रुप जब आपस में डिस्कस करते हैं चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। जैसे कि इसके काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। मान लो आप अपनी फैमिली के साथ में बैठे हो, किसी चीज़ के बारे में जो मेन मुद्दा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे भाई बहन है, हमारे फादर है, मदर है, मतलब सारे हमारी फैमिली है। तो वहाँ पर जब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे ग्रुप डिस्कशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड, मान लो आप क्लास में बैठे हो, आप कोई बातचीत कर रहे हो, आपका जो फ्रेंड है वो भी रिप्लाई कर रहा है, जो थर्ड पर्सन है, जो आपका थर्ड फ्रेंड है वो भी बात कर रहा है, आप भी बात कर रहे हो, काफ़ी सारे फ्रेंड है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पर क्या है, वो भी एक ग्रुप डिस्कशन का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद है कि मान लो एक वर्क प्लेस है जहाँ पर काफ़ी सारे एम्प्लॉय हैं जो कि मेन किसी प्रॉब्लम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ग्रुप डिस्कशन का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में बैठ के समझ के किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने अपने नॉलेज को लेके, मतलब कि हर पर्सन अपने अपने नॉलेज को प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है और मिलकर किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो टाइम है, कंडीशन है, सिचुएशन है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पर हमारे एक्सपीरियंस, हमारे क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में सारे जो पर्सन होते हैं वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो सभी का जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये हमारी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है, टेस्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी को, क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ये बताता है कि किसका जो व्यक्तित्व है या कौन सा जो पर्सन है वो सही तरीके से चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन के द्वारा एक लीडरशिप की पहचान होती है, पता चलता है कि कौन सही तरीके से चीज़ों को समझ सकता है, चीज़ों को हैंडल कर सकता है। तो ये हमारे ग्रुप डिस्कशन थे। इसके बाद में जो बताया गया है कि ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे कुछ पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया है कि एक लीडरशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोफेशनली वर्ल्ड में वो ग्रुप डिस्कशन के अंदर अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से बनाएगा कि सामने वाला जो पर्सन है उसकी बात को सही तरीके से समझेगा, बिल्कुल बातों को पॉइंट टू पॉइंट लेगा। तो एक लीडरशिप की तरफ से देखा जाए, लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ग्रुप डिस्कशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं, जहाँ पर वो अपने व्यक्तित्व को सबसे अलग बनाता है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं जो ग्रुप डिस्कशन है उसके थ्रू हमें काफ़ी सारी नॉलेज भी मिल जाती है। डिस्कस के थ्रू काफ़ी जो चीज़ हमें नहीं पता रहता है, या किस तरीके से जो पर्सन है जो अपने कम्युनिकेटर को एक तरीके से इफेक्टिव बनाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज पता चलता है। ये सारे जो पॉइंट है जो कि हमें ग्रुप डिस्कशन के थ्रू पता चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमारे प्रोफेशनली वर्ल्ड में हमारे जो मीटिंग्स होते हैं, हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, ये सारे हमारे ग्रुप डिस्कशन के अंदर ही आते हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन आपस में बातचीत करके किसी मेन स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया गया कि हमें जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले बताया थिंक एंड स्पीक, कि हमें क्या करना है, बिल्कुल लॉजिकली चीज़ों को पहले अपने आपस में मन में ही बिल्कुल थिंक करना है, चीज़ों के बारे में सोच लेना है, देन हमें स्पीक करना है। हमें ऐसे करना है कि जो एबल टू थिंक इंस्टेंटली हो सके, कि हमें इस तरीके से एबल होना है, अपने स्किल को इस तरीके से रखना है, इन्हेंस करना है कि हम चीज़ों के बारे में तुरंत ही इंस्टेंटली सोच सकें। उसके बाद में हमारे जो वर्ड्स है वो सिंपल होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज़ करना है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी ऐसे लैंग्वेज, कोई भी ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करना है जिसका मतलब कुछ और ही निकलता है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। उसके बाद है कि आपको अपने स्किल को इस तरीके से बिल्कुल क्लियर रखना है, ताकि जब ज़्यादा लोगों के सामने आप बातचीत करोगे तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपके जो स्किल है वो बिल्कुल ही अलग दिखे, मतलब कि आपको एक इफेक्टिव पर्सन बनाए। तो ये सारे जो पॉइंट है जो कि हमारे ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमें इंक्लूड रखना चाहिए। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
फेसिंग इंटरव्यूज़ का मतलब है कि जब हम किसी जॉब प्लेस पे जाते हैं या कहीं पे हमारा सिलेक्शन हो रहा है, चाहे हम स्टूडेंट के तौर पर ही कहीं पर हमें टेस्ट देना है जहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट होना है, या हम कहीं पे जॉब के लिए ही जाते हैं जहाँ पर हमें एज ए एम्प्लॉयर सेलेक्ट होना है। तो किसी भी जगह पर जहाँ पर हम इसलिए जाते हैं ताकि उस चीज़ में हम भी इंक्लूड हो सके, तो यही आ जाता है हमारे फेसिंग इंटरव्यूज़ के अंदर। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके थ्रू हमें अपने स्किल को इन्हेंस करना है, काफ़ी अपने आप को एक इफेक्टिव पर्सन बनाना है। तो फेसिंग इंटरव्यूज़ के अंदर इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट है जिसके हेल्प से हम इंटरव्यू में अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं या अपनी पर्सनैलिटी, सारे पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, हमें ये पता ही रहता है कि इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो हमें अपने माइंड में ये रखना है कि हमें सही शब्द का सही तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ही तो किसी इंटरव्यू में हम सेलेक्ट हो पाएंगे। तो कुछ पॉइंट है जिसको हम ध्यान में रखेंगे, जिससे हमारा जो भी एक प्लेस है जहाँ पर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने आप को इफेक्टिव तरीके से शो कर पाए। तो कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जब इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें बिल्कुल ओकेजन के अकॉर्डिंग ही अपने कपड़ों को अटायर करना चाहिए। मतलब कि इंटरव्यू के लिए एक क्या सही कपड़ा होना चाहिए, या जो एक कपड़ा है जो कि हमारे इंटरव्यू के लिए के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही रहता है, तो हमें वैसे ही कपड़े को अटायर करना है। देन उसके बाद हमें ये देखना है कि हम जो भी बोल रहे हैं तो वो हमारे ओवर कॉन्फिडेंट को ना शो करे, या हमारे नेचर को रूडली एक तरीके से शो ना करें, हम फुल शो ना करें। तो ये सारे जो पॉइंट है जो कि हमें इंटरव्यू के दौरान ध्यान में रखना है, जिससे हमें फर्स्ट पॉइंट को ये ध्यान में रखना है कि हमें अपने अटायर को सही तरीके से चूज़ करना है। देन उसके बाद ऐसे वर्ड को यूज़ करना है, इस तरीके से बातचीत करनी है ताकि सामने वाले पर्सन के सामने हम ओवर कॉन्फिडेंट भी शो ना कर पाए और हमारा जो बिहेवियर है वो रूडली ना हो, पोलाइटली बिहेव हो। उसके बाद हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं, जैसे कि हमें क्या है कि जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट है उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है कि हमसे जो भी क्वेश्चन सामने वाला पर्सन करेंगे तो हमें क्या करना है, उसके रिलेवेंट में ही आंसर देना है, कि ऐसा ना हो कि हमसे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं और हम जो आंसर में कुछ और ही बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल रिलेवेंट आंसर देना है। देन उसके बाद है कि जब हमसे क्वेश्चन में पर्सनली लाइफ के बारे में पूछे तो आपको इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से बताना है कि आपके लाइफ के लिए ज़्यादा पर्सनली भी ना हो जाए और आप आंसर भी दे दो, ताकि सामने वाला पर्सन ये ना सोचे कि आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हो। तो इसके साथ ही आपको आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंसली देना है। ऐसा नहीं है कि आप अटक रहे हो या आप इस तरीके से बिहेव करें कि सामने वाला पर्सन आपको कॉन्फिडेंस समझ ही नहीं रहा है। तो इन सारे पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, शो करेंगे अपने सही तरीके से इंप्रेशन को, अपने कॉन्फिडेंट बिहेवियर को, ये सारी चीज़ हमें शो करना है। देन उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जी पॉइंट है, कि जब भी हम नॉन वर्बल वर्ड्स का, लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि जब हम कोई भी वर्ड्स बोल रहे तो जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है, क्लूज है, वो हमें ऐसे ही यूज़ करना है कि वो हमारे वर्बल के साथ में मैच हो सके। इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया था कि नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होता है। नॉन वर्बल लैंग्वेजेस में हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे पोस्चर, गेस्चर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। तो हमें क्या करना है, मान लो आप ऐसा सोच के चलो कि आप किसी ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ पर आप इंटरव्यू दे रहे हो और कुछ फेशियल एक्सप्रेशन का हम यूज़ करते हैं। तो हमें क्या इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी हम इंटरव्यू के दौरान अपने बातों को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो उस टाइम पे जब भी हम कोई भी नॉन वर्बल क्लूज़ का यूज़ कर रहे हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि कोई फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, अपने पोस्चर के थ्रू अपने बिहेवियर को बता रही है, किसी भी तरीके से जब हम अपने पर्सनैलिटीज़ को दूसरों के सामने शो करते हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो हमारे नॉन वर्बल लैंग्वेज है वो हमारे वर्बल लैंग्वेज के साथ में मैच होनी चाहिए। मैच होने का मतलब है कि मान लो आप कुछ बात बता रहे हो, साथ ही साथ अपने हैंड्स के थ्रू या अपने फेस के कुछ भी एक्सप्रेशन के थ्रू किसी चीज़ को बताना चाह रहे हो, तो वो मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हाथ के थ्रू कुछ और ही डिनोट करें, जिससे क्या है, जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है उसका जो माइंड है थोड़ा सा उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को बिहेव कर रहे हो या किस तरीके से अपने मूवमेंट्स को यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो वर्ड्स है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में, लैंग्वेज के साथ में मैच होना चाहिए। देन उसके बाद है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एच पार्ट है, कि जैसे कि हम कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें सबसे पहले हमें बेसिकली 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट है डू यू नो योर सेल्फ, कि आपसे पूछ सकता है आपके सेल्फ के बारे में।
देन उसके बाद पूछा जा सकता है डू यू नो अबाउट द कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन, कि जिस भी कंपनी में इंस्टीट्यूशन में हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए उनके बारे में हमें कितनी ज़्यादा नॉलेज है। देन उसके बाद डू यू नो द जॉब प्रोफाइल, अब मान लो हमने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जो जॉब प्रोफाइल है वो किस तरीके का है या हमारा जो वर्क है वो किस तरीके का है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट है जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि अगर हमसे ये सारे जो क्वेश्चन है पूछे जाए तो हमें किस तरीके से आंसर देना है। तो सबसे पहले जब आपसे पूछा जाए डू यू नो योरसेल्फ, कि आप अपने बारे में कितना जानते हो, तो उस कंडीशन में आपको ये डिटरमाइन करना है, ये इस चीज़ को फिक्स कर लेना है कि आपको पता होना चाहिए आपके कौन कौन से स्ट्रेंथ है, आपके कौन कौन से वीकनेस है, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ को वीकनेस को सही तरीके से डिफाइन कर पाओ। देन अगर आप वो आपसे पूछते हैं डू यू नो अबाउट द कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन, तो आपके पास में उस कंपनी के बारे में, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी बेसिक सा पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। इससे क्या है कि जब आप इनको आंसर दोगे तो जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है आपके बारे में या आपके स्किल के बारे में सही सोचेगा। वो सोचेगा कि आपको इन सभी के बारे में सही तरीके से नॉलेज है एंड आप उनकी कंपनी के लिए, उनके इंस्टीट्यूशन के लिए एक सही पर्सन हो। देन उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है डू यू नो द जॉब प्रोफाइल। देन आपको बेसिक सी पॉइंट पता होना चाहिए कि आप जो भी जॉब को करने वाले उसका प्रोफाइल क्या है, उसके अंदर कौन से जॉब को इंक्लूड किए जाएंगे या कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि आपके करियर गोल से मैच करता हो। तो ये सारे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है एंड साथ ही जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको कॉन्फिडेंटली इस तरीके से आपको सारे आंसर को देने हैं। तो यहाँ तक हमने पॉइंट को क्लियर कर लिया, तो आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद है पब्लिक स्पीच एंड प्रेजेंटेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा ये सिलेबस है, ये जो कॉन्सेप्ट हम जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर ले, आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर क्लासेस के रिगार्डिंग या जो वीडियो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इससे रिगार्डिंग अगर आपको एक पास कोई भी सजेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके सजेशन अगर मेरे को मिलता है तो मैं उससे अपने वीडियो की क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगी, जो भी कमियां हैं उसको सही कर पाऊँगी। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन प्रॉब्लम को दूर करूँगी। तो आपके पास अगर कोई सजेशन है, अगर कोई प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, तो आप उसे शेयर जरूर करें। तो डिस्कस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, पब्लिक स्पीच एंड प्रेजेंटेशन। तो जो पब्लिक स्पीच है और जो प्रेजेंटेशन है ये हमारे मास कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है, मतलब कि मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट है पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन। पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जब एक पर्सन किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन या कोई भी बातचीत को जब सामने वाले ऑडियंस तक पहुंचाता है तो उसके सुनने वाले जो ऑडियंस होते हैं वो हज़ारों लाखों में रहते हैं, लेकिन जो स्पीकर रहता है, जो कि पब्लिक स्पीच देता है या जो प्रेजेंटेशन को देता है, वो अकेला पर्सन रहता है जो कि प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीच का यूज़ करके अपने सामने वाले ऑडियंस को अपनी बातों के लिए अट्रैक्ट करता है। तो ये बेसिकली देखा जाता है जो प्रेजेंटेशन है ये हमारे प्रोफेशनली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाता है, जहाँ पर हम अपने काम को पिक्चर के थ्रू बहुत सारे ऐसे पैराग्राफिकल फॉर्म को लेके या बहुत सारे ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करके हम प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने जो एक वर्क है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन आपको बेसिकली ज़्यादातर कॉलेजेस में एंड आपके जॉब प्रोफाइल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक स्पीच है आपको नेता वगैरह के दिखेंगे, जैसे आप अगर न्यूज़ देखते हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से कोई जो नेता है वो पब्लिक स्पीच करते हैं, जिसके अंदर वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को सामने वाले पर्सन तक पहुँचाते हैं और जो सामने वाले पर्सन है उसको सोच के समझ कर रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ जो नए आइडियाज़ रहते हैं, इन्फॉर्मेशन रहते हैं, कुछ भी रहते हैं जिससे हम अपने लिसनर को अटेंटिव बनाते हैं, अपनी बातों को सुनने के लिए उनको एक तरीके से हम प्रोत्साहित कर देते हैं या उनको हम उस चीज़ को सुनने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसके अंदर हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हम बात बता रहे हैं हमारे सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज़ करना है जितना हो सके पॉसिबल। देन उसके बाद है कि अगर हम पब्लिक स्पीच का यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से बातों को बोलना है ताकि जो हमारे ऑडियंस है वो अटेंशन में आ सके, वो हमारी बातों को बिल्कुल सुन सके, बिल्कुल अटेंटिव होके। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन के दौरान। देन उसके बाद में बताया गया है कि इन ए प्रेजेंटेशन, जहाँ पर मान लो कोई भी प्रेजेंटेशन है, चाहे वो हमारे क्लासरूम है, ऑफिस है, हमारा कहीं पे भी ऑल ओवर कोई भी जो हमारा फील्ड है, वहाँ पर काफ़ी सारे जो पॉइंट है वो हमें अपने माइंड में लेके चलना है, मतलब इन सारे पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का मतलब है
कि जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या पब्लिक स्पीच कर रहे हैं तो उस दौरान हमारे पास जो समय है वो सीमित रहता है। सीमित समय का मतलब है कि आपके पास में लिमिटेड टाइम रहता है, उसके अंदर ही अंदर हमें सामने वाले पर्सन तक पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन के द्वारा हमें सामने वाले पर्सन तक कोई भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमें उसके सामने वाले पर्सन तक शेयर करना होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि टाइम लिमिट के अंदर ही अंदर हमें अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को सामने वाले पर्सन तक मतलब पहुंचा देना है। ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो गया और काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें बताने थे वो रह गए। तो इस तरीके से हमें अपने टाइम लिमिट का ध्यान में रखना है। देन उसके बाद है प्रिपेयर योर सेल्फ बाय राइटिंग। और जितना हो सके प्रेजेंटेशन में हमें रिटन वर्क का यूज़ करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा ओरल से ज़्यादा रिटन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन में हम ग्राफिकल फॉर्म में पिक्चर के थ्रू, ऑडियो के थ्रू अपने इन्फॉर्मेशन को या जो भी चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं उसको सामने वाले पर्सन तक पहुँचाते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि ज़्यादा हो सके हमें रिटन वर्क का यूज़ करना है, जिससे हमारा जो प्रेजेंटेशन है ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिव हो सके, अट्रैक्टिव हो सके। तो इससे हमें अपने फ्रेमवर्क को काफ़ी सही तरीके से लेकर चलना है। देन उसके बाद है ऑफन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रेजेंटेशन इज सर्कुलेटेड विद इन द ऑडियंस सो दैट दे आर अवेयर ऑफ द फ्रेमवर्क। कि हमें अपने प्रेजेंटेशन को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि सामने वाला जो ऑडियंस है वो अवेयर हो सके, वो हमारे चीज़ों को ध्यान से सुन सके, ताकि प्रेजेंटेशन के थ्रू जो चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं वो सामने वाले पर्सन तक सही वे में, सही तरीके से क्लियर होके जा सके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नॉन वर्बल लैंग्वेज होते हैं या जो नॉन वर्बल कुछ पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू हम अपने लैंग्वेजेस को, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को शो करते हैं। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि प्रेजेंटेशन के बीच में जब हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि ये हमारे एक्सप्रेशन हमारे वर्बल चीज़ों से मैच में रखना है, और कोई भी गलत नॉन वर्बल वर्ड्स का या लैंग्वेजेस का या एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या है कि जो हमारा एक इम्प्रेशन है वो गलत तरीके से फॉरवर्ड हो जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि अपने ऑडियंस के साथ में आई कांटेक्ट के थ्रू बात करना है, बिल्कुल आंखों से आंखों नज़र मिला के, क्योंकि इससे जो हमारा इंप्रेशन है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे हम अपने इंप्रेशन को सही तरीके से बना के रख सकते हैं। देन उसके बाद है कि हमें क्या करना है, अपने प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ उसको ओवरव्यू करना है। मतलब कि जैसे कि जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हुए चलना है, ताकि सामने वाले पर्सन के पास में उस चीज़ के बारे में हाईलाइट होके चीज़ें शेयर हो सके। देन उसके बाद रखना है कि हमें जो अपने मेन पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा इम्फेसाइज करना है। इसका मतलब है कि जो आपके प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी मेन पॉइंट है उनको हमें हाईलाइट करना है, उनको थोड़ा सा रिपीट करना है, स्टार्टिंग में भी बोलना है और एंड में भी बोलना है। इससे क्या है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज लेके आता है, इफेक्टिव शो करता है। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा कि हमें अपने ऑडियंस के साथ में हमें अपना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन को बना के रखना है। हमें अपने प्रेजेंटेशन के दौरान इस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अपने प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग एंड एंडिंग इस तरीके से रखना है कि हम अपने ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रख सके, उनके सामने जो एक इम्प्रेशन है उसको बना के रख सके। साथ ही साथ जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम इस तरीके से क्वेश्चन करें कि हमारा जो ऑडियंस है वो कमेंट कर सके, कोई भी अगर उनके सामने सजेशन है तो वो हमें सजेशन दे सके, कोई भी क्वेरीज है, प्रॉब्लम है तो उसको साथ ही साथ शेयर कर पाए। मतलब कि आपस में कोई भी कन्फ्यूज़न को नहीं रखना है, बिल्कुल तुरंत ही उसी टाइम पे उसको सॉल्व करके आपस में क्लियर कर लेना है। तो ये सारे हमारे पॉइंट थे जिसको हमने क्लियर कर लिया। तो आई थिंक इस क्लासेस के थ्रू आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया, मीन्स हमारा जो ये टॉपिक था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा ख़त्म हो गया है, तो हमने सारी चीज़ों को सही तरीके से कवर कर लिया। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो अगर आपको सही लगे, क्लासेस के थ्रू आपके जो पॉइंट है, आपके जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें स्टार्ट करेंगे एक नए सिलेबस को। तो आज की इस क्लासेस में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, सजेशन है, तो आप उसे कॉमेंट के थ्रू जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना।